जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता की। मित्रों, वैदिक संस्कृति के नाम लेते ही एक बात आपके मन में जरूर याद आती होगी कि आखिर वेद से कैसे वैदिक बना या वेद क्या है। मित्रों, सनातन धर्म की मूल जड़ कह लीजिए या एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की जड़ कह लीजिए जो लगभग 6000 वर्ष पहले हिंदुस्तान की धरा पर फली फूली विकसित हुई और जिसका एक अपना अलग पहचान। मित्रों, इसका आधार है वेद। वेदों की संख्या 4 बताई जाती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इनमें से जो वेद लिखे गए उन्हीं वेद से वैदिक बना, यानी वह समयावधि जब वेदों की संरचना हुई उसी को वैदिक कहा गया। अब मित्रों, प्रश्न एक बात और आपके मन में उठता होगा कि आखिर वेदों को लिखने वाले कौन हैं। तो निश्चित रूप से वेदों को लिखने वाले आर्य थे। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। तब एक बात दिमाग में और आती है आपके कि अगर आर्य श्रेष्ठ थे तो उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो श्रेष्ठ नहीं थे, उन्हें अनार्य कहा गया, द्रविड़ कहा गया, जो यहाँ के मूल निवासी थे। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर आर्य क्या यहीं के मूल निवासी थे या आर्य कहीं से आए थे, यह भी प्रश्न बनता है आपके मन में। तो चूंकि इतिहास का उल्लेख साथियों साक्ष्यों, पुस्तकों, प्रमाणों इत्यादि पे टिका हुआ है, उस समय का कोई भी व्यक्ति आज तक जीवित नहीं है, तो हम इसकी कल्पना या इसकी सच्चाई जो है वो साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन इसका करते हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर जानकारी मिली कि आर्य यहां के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आर्य मध्य एशिया से आए ऐसा सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने दिया। आर्य तिब्बत प्रदेश से आए ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने कहा। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये 3 सिद्धांत हम आपको बताना चाहेंगे, बाकी और सिद्धांतों का आप अध्ययन करेंगे। ये 3 जो ज्यादातर पेपर में चर्चा होती है, एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। तो मध्य एशिया का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने दिया। तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव। जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र को बताया, इसके पीछे उन लोगों ने तर्क भी दिए। दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक ने 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की बात कही थी, जैसा कि वैदिक काल में जिसका उल्लेख मिलता है। तो कुछ भी रहा हो, लेकिन यह बात सत्य है कि आर्य श्रेष्ठ थे, क्योंकि उनका लिखा हुआ वेद आज भी कहीं न कहीं से क्वेश्चन मार्क के घेरे में नहीं आता। साथियों, वो रचना, वो उत्तम प्रकृति की रचना है आर्यों की, जिसके सामने दुनिया का दर्शन झुकता है। मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं उसी वैदिक काल की, उसी वैदिक संस्कृति की। उस वैदिक संस्कृति को समयावधि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया साथियों। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल की समयावधि है। इस बात को आप खूब दिमाग लगा के इसको समझ लीजिए, इस पर आपको हटना नहीं, इस पर आपको समझना है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसकी समयावधि है। मित्रों, पूरे वैदिक काल को 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब आगे हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। इसकी जो है सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, यानी इसके
राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इनका जब हम अध्ययन कर लेंगे तो आर्य के बारे में, इनके बारे में एक आसान अध्ययन आपको मिल जाएगा। एक आपको निश्चित रूप से एक बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। आपके मन से क्वेश्चन जो बन रहे होंगे वो सब के सब ऑटोमेटिक से हल होते चले जाएंगे। मित्रों, राजनीतिक व्यवस्था में देखिए, समझा जाए, उस समय लोकतंत्रात्मक राजतंत्र था। मित्रों, राजा का चुनाव होता था। ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग क्लास की बात है कि राजा को चुनकर भेजते थे, चुनाव राजा का होता था। निश्चित रूप से राजा निरंकुश नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता कि राजा निरंकुश हो। तो क्योंकि अगली बार बदल देंगे लोग। तो ऐसे में लोकतंत्र था, राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र की जड़ें लोकतंत्र से उठती थी, लोकतंत्र से निकलती थी। और राजा कोई जनता के ऊपर कर नहीं लगाता था, बल्कि जनता स्वेच्छा से राजा को जो उपहार देती थी उसी को बलि कहा जाता था। साथियों, राजा को जनस और गोप भी कहा जाता था, और राजा का लड़का राजा नहीं होता था। और इसके साथ साथ राजा का एक सम्मान होता था। ये आपस में जो है लोग मिलकर निर्धारित करते थे कि अमुक व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि वह उनके जो है कबीले की, उनके जो है क्षेत्र की सुरक्षा करेगा, देखभाल करेगा। और मित्रों, दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा और समिति। सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है। ये राजा की सहायता के लिए, कह लीजिए कि ये मंत्री परिषद जैसी एक संगठन था, एक संस्था थी जो राजा की सहायता किया करती थी। साथियों, और 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। भरत वंश के राजा सुदास और 10 जन के मध्य रावी नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और इसके पीछे रीजन था, विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया गया था, जिसको लेकर 2 बड़े जनों में 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मित्रों ऋग्वेद में ही मिलता है, क्योंकि उस समय ऋग्वेद ही लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, बाकी वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आइए थोड़ा सा सामाजिक जीवन पे चर्चा हो जाए। मित्रों, ऋग्वेद वैदिक काल का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति पुरुष के बराबर थी। बच्चियों का, बालिकाओं का, बेटियों का उपनयन संस्कार होता था। साथियों, इन्हें बराबर का अधिकार था। एक बात और आपको बता दें, इस समय यानी ऋग्वैदिक समाज में सबसे जो स्टैंडर्ड क्लास की बात थी, उस समय सामाजिक बुराइयां नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, दास प्रथा नहीं था, छुआछूत नहीं था, यानी सामाजिक बुराइयां बिल्कुल भी नहीं थी ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक काल में। इस बात को आप आश्वस्त हो जाइए। और इनका ग्रामीण जीवन था, पितृ प्रधान समाज, ग्रामीण जीवन, स्त्रियों को समान अधिकार, स्त्रियों को पढ़ने के लिए पूरी छूट थी। आजीवन कुमारी लड़कियों को आमाजू कहा जाता था। मित्रों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यहां से आप ध्यान देंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मित्रों, एक आदि पुरुष के सिर से ब्रह्मा, आदि पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय, आदि पुरुष के उदर से जो है वैश्य, और आदि पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे, वर्ण व्यवस्था का उस समय का जो आधार था वो कर्म था, न कि जन्म। यानी वर्ण व्यवस्था की जो नींव थी वो कर्म पे टिकी हुई थी, जन्म पे नहीं। आज ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, यादव का लड़का यादव होगा, हरिजन का लड़का हरिजन होगा। उस समय ऐसा नहीं था, कर्म ही डिपेंड करते थे, कास्ट का कोई मतलब उस समय नहीं था। साथियों, तभी अभी हमने आपसे कहा ऋग्वैदिक समाज स्टैंडर्ड क्लास का समाज था, इसका कोई जोड़ नहीं था। लेकिन बाद में, अभी हम चर्चा करेंगे, बाद में इतनी बुराइयां आ गई कि ये बिगड़ता चला गया। आज उसका बहुत ही कृत्रिम रूप यहाँ सामने हमारे आपके है। और मित्रों, वर्ण, हमने भी कहा व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो थी ये कर्म के आधार पर, सामाजिक बुराइयों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। थोड़ा सा धार्मिक जीवन पर चर्चा हो जाए। देखिए साथियों,
उस समय चूंकि पूर्व वैदिक काल ग्रामीण जीवन में था, निश्चित रूप से ग्रामीण जीवन था तो कृषि होगी, पशुचारण होगा, व्यापार छोटा मोटा हो सकता है। क्योंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं था, इसलिए लेन देन जो होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। हाँ, ये जरूर था कि जो जनजीवन था वो खुशहाल था, सब लोग संतुष्ट थे, क्लोज इकोनॉमिक थी। ये सबसे बड़ी बात है कि क्लोज इकोनॉमिक थी। और पशुचारण का विशेष उल्लेख मिलता है। जनों के बीच में गाय को चुराने के लिए झगड़े भी हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से पशुचारण संस्कृति का उल्लेख मिलता है कहाँ, पूर्व वैदिक काल में। थोड़ा सा हम धार्मिक जीवन की चर्चा कर ले साथियों। धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजा विशेष उल्लेखनीय है साथियों। वृक्षों की पूजा पूजा पशु पक्षियों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, इन सब पूरी प्रकृति की पूजा हुआ करती थी उस समय। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में रहते थे तो प्रकृति की पूजा करना कोई बहुत ये नहीं है कि नहीं, प्रकृति पूजा का एक वैज्ञानिक सत्य भी है, वैज्ञानिक उसका प्रमाण भी है। और ये लोग बहुदेववादी थे। देवताओं का क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, और इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता देवराज इंद्र थे। और साथियों एक चीज और बता दें, इस ऋग्वैदिक काल में धार्मिक आडंबर नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा नहीं थी, सीधे यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ में आहुति दी जाती थी, हवन होते थे, और हवन से पूरी प्रकृति को शुद्ध कर दिया जाता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आकाश देवता में सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु। अंतरिक्ष देवता में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, आप। पृथ्वी देवता में सोम, बृहस्पति, अग्नि, सरस्वती। और महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। अभी हमने आपसे बताया कि जो है धार्मिक आडंबर नहीं थे उस समय। और एक चीज और बता दें मित्रों, नैतिक नियम पर विशेष जोर दिया जाता था। नैतिक नियम को रित कहा जाता था। रित, अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो आने वाले समय में आप एक थप्पड़ खाने के लिए तैयार है। ये नैतिक नियम, ये कहीं ना कहीं से सारे नियमों से एक ऊपर नियम था, नैतिक नियम, और इसे रित कहा जाता था। इसका भी उल्लेख मिलता है। ये प्राकृतिक नियम था साथियों। तो ये ऋग्वैदिक काल की चर्चा हो गई।